अस्सलाम वालेकुम। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और करेक्शन ऑफ एरर के जो एमसीक्यूज थे उसको 40 से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कह रहा है 41 में, दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल। देखें, अगर आप बैलेंस शीट की जानिब देखें तो अगर 40,000 का अकाउंट रिसीवेबल है और 4,000 बैड डेट्स है, तो 4,000 के बारे में हम ये कह रहे हैं कि 40,000 में से जो 4,000 है वो हमें कस्टमर से शायद कलेक्ट नहीं होगा और 36,000 लाजमी कलेक्ट होगा। The 4,000 is the amount that is estimated to be uncollectible and 36,000 is the amount that is estimated to be collectible. इस 36,000 को रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, जबकि 4,000 को अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कहते हैं। टोटल अमाउंट हमारा 40,000 है। तो ये पूछना है कि वो अकाउंट रिसीवेबल का वो पार्ट जिसके बारे में हम एस्टिमेट करें कि अनकलेक्टेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। वैसे उसका नाम अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है पूरा। बाकी ऑप्शन डेप्रिसिएशन थोड़ी है वो, ये मतलब अच्छे ऑप्शंस नहीं है। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट कमा लिया है बट नॉट येट रिसीव, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। देखिए अभी मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए थे, ये कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, मतलब उसे एक्रूड इनकम कहते हैं, रिसीवेबल होता है। अब एक्रूड इनकम में इंटरेस्ट भी आ सकता है, कमीशन भी आ सकता है, डिफरेंट आ सकते हैं। इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ मतलब रिसीवेबल है ना, तो इसे एक्रूड इनकम बोलेंगे। एक्रूड इनकम हर उस इनकम को कहेंगे जो आपने कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं की। अनन इनकम हर उस इनकम को बोलेंगे जो आपने रिसीव कर ली है लेकिन कमाई नहीं है। ये चक्कर है। इन बैलेंस शीट एंडिंग इन्वेंट्री शोन एज, अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, एसेट के तौर पर शो होता है बैलेंस शीट में एंडिंग इन्वेंट्री। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट हमेशा कितना होता है? नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं हो सकता नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होता है ना, तो फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है। लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होंगे तो ग्रॉस नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से नॉर्मली कम होता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अब ये देखें ना, ये मैंने आपको बताया ये, अब नेट इनकम है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको लेस ही करना है ना, तो नेट इनकम ग्रॉस प्रॉफिट से कम ही होती है नॉर्मली। सही। ओपनिंग एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड फॉर, देखें ओपनिंग एंट्री कब बनती है? ओपनिंग एंट्री बनती है क्लोजिंग एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के बाद। अब क्लोजिंग एंट्री के अंदर आपने क्या किया? क्लोजिंग एंट्री में आपने सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया। फिर आपके पास बचे कौन से अकाउंट्स? ये पोस्ट क्लोजिंग बैलेंस में एसेट बचे, लायबिलिटी बचा, कैपिटल बचा, बस यही बैलेंस शीट में आ गया। इसके बाद अगले साल आप ओपनिंग एंट्री बना रहे होते हैं, ये ओपनिंग एंट्री। तो इसमें कौन से अकाउंट आते हैं? एसेट्स के अकाउंट, अलाउंसेज हैं, लायबिलिटी और कैपिटल, बस यही अकाउंट आते हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड फॉर इनकम, इनकम नहीं आती, इनकम एक्सपेंस तो क्लोज हो चुके होते हैं, ये भी गलत हो गया, इनकम ड्राइंग क्लोज हो चुके होते हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल ये सही है, और ड्राइंग, लायबिलिटी और एक्सपेंस ये भी गलत है क्योंकि एक्सपेंस और ड्राइंग क्लोज हो चुके होते हैं। तो ये तीन एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी ओपनिंग एंट्री में आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? देखें हम अगर इनकम स्टेटमेंट की तरफ देखें ना, तो ये देखें आपका ये इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट में ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। इतना बड़ा और मेजर एक्सपेंस होता है कि इसको अलग से लेस करते हैं, फिर दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेस करते हैं, तो ये एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में। एक्रूड इनकम, अभी आपको बताया था कि एक्रूड इनकम किसको कहते हैं? एक्रूड इनकम कहते हैं रिसीवेबल को, जो इनकम हमने कमा ली लेकिन रिसीव नहीं की। तो एक्रूड इनकम कहाँ पे शो होगी? जब वो रिसीवेबल है तो वो फिर कहाँ शो होगी? बैलेंस शीट में शो होगी ना, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं वो कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते। अब स्टूडेंट क्या करेगा? इनकम का लफ्ज देख के ना इनकम स्टेटमेंट पे लगा देगा, गलत हो जाएगा ये। क्योंकि एक्रूड इनकम रिसीवेबल को कहते हैं, ये इनकम को नहीं कहते। ये कहते हैं उस इनकम को जो अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं की, तो रिसीवेबल है ये। दिस इज द नॉमिनल अकाउंट क्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब आपको मालूम है कि नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग। तो आप देखें इसमें कौन कौन से अकाउंट जो है क्लोज हो जाते हैं। दिस इज नॉमिनल अकाउंट क्लोज एट द एंड। अब देखें अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट तो लायबिलिटी है, ये क्लोज नहीं होता। एक्रूड रेंट, ये लायबिलिटी, ये क्लोज नहीं होता। प्रीपेड रेंट, ये एसेट है, ये क्लोज नहीं होता। रेंट एक्सपेंस, यस ये क्लोज हो जाता है। नेचर के लिहाज से देखेंगे ना, ये तीनों जो है ये एक्सपेंस या रेवेन्यूज नहीं है, ये एक्सपेंस है। ओके, इफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 5,000, नेट प्रॉफिट इज 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब इन्होंने देखें यहाँ पे बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया और 25% ग्रॉस प्रॉफिट पे लगाओ तो नेट प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताना, यानी इनके कहने का मतलब ये है
चलिए इसको बना लेते हैं। अब इन्होंने ये जो हमारा फॉर्मेट था ना, इसी को हम बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ये कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसको हटा दें परसेंटेजेस को। जी, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 5000 है, मतलब ये शुरू ही ग्रॉस प्रॉफिट से कर रहा है कि ये 5000 है। ऊपर वाले टाइटल्स को आप छोड़ दें। और फिर ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है ना 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब नेट प्रॉफिट जो भी है वो 25% है। इसका मतलब है अगर मैं 25% इस पर लगाऊंगा ना, ये प्रॉफिट आ जाएगा। सही? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट पे 25% अप्लाई करके नेट इनकम निकाल लें। यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको मल्टीप्लाई करें 25% से, डिवाइड करें 100 से, ये देखें आपका आ गया नेट इनकम 1250। अब अगर आपने 5000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, फिर इनकम कमाई है, तो एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? इन दोनों को माइनस कर लें, एक्सपेंस आ जाएगा। मतलब एक्सपेंस निकालने के लिए आप इसमें से लेस करेंगे किसको? इसको। तो देखिए हमारा एक्सपेंस आ गया। इसका मतलब है 5000 का एक्सपेंस था, 3750 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, तो नेट इनकम 1250 था। ये परसेंटेज उन्होंने नेट इनकम की दी हुई थी। इफ ग्रॉस प्रॉफिट 5000 एंड नेट प्रॉफिट इज 25%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का 25% नेट इनकम है, तो नेट इनकम की परसेंटेज गिवन थी, डायरेक्ट लगेगी। अब अमाउंट अगर नेट इनकम का ही देता ना, तो नेट इनकम की परसेंटेज को नेट इनकम पर उल्टा करके लगा के ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन अभी नेट इनकम का अमाउंट नहीं दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट का दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पर ये परसेंटेज सीधी लगाकर नेट इनकम लगा लेंगे। नेट इनकम में से ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट इनकम को लेस करके आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंप्यूट कर लेंगे। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछ रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछे ना तो आप 3750 पर लगाएंगे, नेट इनकम पूछे तो 1250 पर लगाएंगे। तभी वो क्या पूछ रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछ रहा है, तो 3750 पर लगाएंगे। सही है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन आपको जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाले इस किस्म के एमसीक्यू अगर पेपर में आ जाता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको जरा देखिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कांटेक्ट करें, फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। अब फिक्स एसेट रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज इट्स। अब देखिए फिक्स एसेट जितने भी होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बैलेंस शीट बताता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट आ रही है ये। अब इसमें देखें, ये जो फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट, ये जो भी हो, अभी तो फर्नीचर है, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, फिर ये जो आता है ना, ये बुक वैल्यू कहलाती है। तो जितने भी फिक्स एसेट होते हैं वो बैलेंस शीट में ना ये लेस होने के बाद की वैल्यू में ऐड हो रहे होते हैं। यानी इसकी जो वैल्यू ऐड होगी टोटल में, वो एक्यूमुलेटेड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो ऐड हो रही होगी। तो ये जो वैल्यू ऐड होती है टोटल एसेट में, ये बुक वैल्यू कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि फिक्स एसेट बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू पर रिपोर्ट होते हैं, तो हम कहेंगे बुक वैल्यू पर होते हैं। मार्केट वैल्यू पर तो होते ही नहीं है, वो तो इस लेवल पे तो आपने नहीं पढ़ा होगा। ये स्क्रैप वैल्यू पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जिसमें फ्यूचर में ये सेल होगा। बुक वैल्यू पे तमाम फिक्स एसेट्स रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू वो होती है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद आती है। इफ सेल्स रिटर्न इज रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न बाय मिस्टेक, नेट इनकम विल बी, ये एरर का बता रहे हैं। अब गौर से देखिएगा जरा। अब ये बोल रहे हैं कि अगर सेल्स रिटर्न को हमने परचेज रिटर्न बना दिया तो क्या होगा? अब देखिए सेल्स रिटर्न यहाँ पर आता है ना, ये हमारी रेवेन्यू को क्या करता है? कम करता है। अब सेल रिटर्न आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब है रेवेन्यू तो आपकी कम हुई नहीं, रेवेन्यू आपकी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे सेल रिटर्न ये ना लिखूं 15,000, तो फिर आपकी रेवेन्यू जो है यहाँ पर कितनी आएगी? 2,58,000 आएगी, मतलब ज्यादा रेवेन्यू आएगी। अब इसको अगर आप परचेज रिटर्न लिख दें, तो परचेज रिटर्न क्या करेगा? आपके परचेज को कम करेगा। ये परचेज को कम करेगा तो आपकी जो अवेलेबल फॉर सेल है वो कम हो जाएगी। अवेलेबल फॉर सेल कम हो जाएगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो जाएगी। अब सेल बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई है? कम हो गई है। तो क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे नेट सेल यहाँ पे सेल रिटर्न लिखते तो हमारी रेवेन्यू कम होती, और यहाँ पर जब हमने परचेज रिटर्न के तौर पर इसको लिखा, तो भी हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम नेट सेल के तौर पर सेल रिटर्न लेते हैं तो हमारी रेवेन्यू कम होती है, रेवेन्यू कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है आपका। अब आपने यहाँ पे परचेज रिटर्न ले लिया, तो परचेज रिटर्न लेने की वजह से ये माइनस हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10,000 की सेल रिटर्न थी, 10,000 से रेवेन्यू कम होनी थी, तो वो रेवेन्यू बढ़ गई आपकी। दूसरा, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई, तो आपका 20,000 का इम्पैक्ट आ जाएगा। एक तो 10,000 से आपकी रेवेन्यू बढ़ गई, दूसरा 10,000 से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई सेल रिटर्न के परचेज रिटर्न के जाने की वजह से, तो आपका 20,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
तो ये क्या बोल रहा है, सेल रिटर्न इज रिकॉर्डेड पर से रिटर्न बाय मिस्टेक, नेट इनकम विल इंक्रीज और डबल से इंक्रीज होगी। 51 एमसीक्यू है, 51 एमसीक्यू का देख लें आप ऑप्शन, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है। 51 एमसीक्यू का जो आंसर है वो बी है। देखते हैं पीछे। हम्म, सही, बी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेट इनकम आपकी इंक्रीज ही होनी चाहिए ना बेटा। जो सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न आपका रिकॉर्ड करते तो आपकी रेवेन्यू कम होती, वो कम नहीं हुई। परचेज रिटर्न आपने रिकॉर्ड कर दिया तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होने से भी आपकी रेवेन्यू इनकम बढ़ जाएगी, और रेवेन्यू को कम नहीं किया उसकी वजह से ही बढ़ जाएगी, डबल इंपैक्ट आएगा। ऑनर इक्विटी इज इंक्रीज बाय, ऑनर इक्विटी किस वजह से बढ़ती है, देखिए नेट लॉस की वजह से तो कम होती है। मर्चेंडाइज निकालोगे ये ड्राइंग है, कैश निकालोगे ये भी ड्राइंग है, तो इससे तो कम होगी। तो नेट इनकम की वजह से ऑनर इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडजस्टिंग एंट्री। अब एडजस्टिंग एंट्री की एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज, ये तो नॉर्मल एंट्री है। इसकी एंट्री बनती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। परचेज ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट, ये भी नॉर्मल एंट्री है। बिलिंग ऑफ सर्विसेज रेंडेड, ये भी नॉर्मल जनरल एंट्री है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बेटर एक्सपेंस वगैरह, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री होती है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज द एग्जांपल ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको देंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ाई थी ना, उसी टाइम बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एसेट लायबिलिटी और कैपिटल होता है, और बैलेंस शीट में भी एसेट लायबिलिटी और कैपिटल होता है। तो जिस चीज में एसेट लायबिलिटी कैपिटल तीनों आ जाए वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है और बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में भी तीनों चीजें हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी। इस वजह से हम बोलते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट का है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पे बनता है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, बाकी रेलेवेंट चीजें। रिवर्सिंग एंट्रीज आर पास्ट। अब देखिए रिवर्सिंग एंट्री क्या होती है। रिवर्सिंग एंट्री ये होती है कि आप अगले साल के शुरू में ना उन तमाम एंट्रीज को रिवर्स करते हैं, जिस एडजस्टिंग एंट्रीज को रिवर्स करते हैं जिसमें करंट एसेट डेबिट हो रहा हो या करंट लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कब पास होती है, ये अगले साल के शुरू में पास होती है, इस साल के एंड में पास नहीं होती। एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये ऑप्शन सही है। लेकिन दो ऐसी एंट्रीज हैं जो अगले साल के शुरू में बनती है, ओपनिंग एंट्री और एक रिवर्सिंग एंट्री। ये अकाउंटिंग साइकिल में मैंने आपको देखें बताया है। ये ओपनिंग एंट्री और रिवर्सिंग एंट्री के लिए दो ऑप्शन है ना, ये बैलेंस शीट के बाद, मतलब ये अगले साल होते हैं, ये दोनों अगले साल होते हैं, और बैलेंस शीट तक तमाम चीजें इस साल होती है। सही। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में बाकी बैलेंस शीट और उससे पहले वाली चीजें सारी। सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स कैसे निकलेगी। अब देखें सेल्स के बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर आपको ये सेल्स निकालनी है तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं सम कर लूँ तो सेल्स आ जाएगी। 40,000 और 1,60,000 ऐड कर लूँ, सेल्स आ जाएगी। इस तरीके से पूछ रहा है यहाँ पे कि सेल्स कैसे निकलती है। कि अगर मैं अब इसमें ढूंढ लें आपको भी, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर लूँ, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर लूँ, तो ये देखें ये ऑप्शन सही है। ये हमें खुद ना ये फॉर्मेट से देख लेना है डायरेक्ट। तो वो इस किस्म से कोई एमसीक्यू देना, आपको ये फॉर्मेट बना लेना है, खुद अपनी तरफ से बना ले आप। सिंपल फॉर्मेट है। फिर आप देख लें वो सेल पूछ रहा है तो इन दोनों को ऐड करके आएगी, खत्म हो गई बात। आप उसमें सेलेक्ट कर ले, मतलब आप घूमते रहेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। आपको इसमें ऐसे किस्म के एमसीक्यू में ना इधर देखना नहीं है, तो आपको डायरेक्ट अपना फॉर्मेट बनाना है। वो क्या पूछ रहा है, सेल्स पूछ रहा है। अब आपको देखना है सेल्स कैसे निकल सकती है, इन दोनों को ऐड करके निकल सकती है, खत्म। फिर आप उस ऑप्शन पे लगा दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इन बैलेंस शीट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स इज, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्या होता है, कॉन्ट्रा एसिड होता है, और ये अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होता है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ बैलेंस शीट में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होता है, ये कॉन्ट्रा एसिड है। तो आप देखें बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर बैड डेट डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स एसिड, नहीं, फिक्स एसिड में तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस होता है, फिर लेस होता है। डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, यस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होता है, ये ऑप्शन सही। एडेड इन फिक्स एसिड, ऐड तो होता ही नहीं है ना, अलाउंसेस तो कॉन्ट्रा एसिड होते हैं, ये ऐड नहीं होते, लेस होते हैं। अगर यही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बना देता तो आप लिखते हैं डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स एसिड। 58 इन ट्रायल बैलेंस, ये वही वाला आ गया तो पीछे आया था एमसीक्यू। 75,000 की सैलरी पहले से रिकॉर्ड हुई हुई है, 15,000 की मजीद एक्रूड सैलरी, मतलब सैलरी इनकर हो चुकी है, टोटल सैलरी बताओ तो इनको ऐड कर लें आप, 90,000 आ गया, ये पीछे आ चुका है एमसीक्यू इस जैसा। उसमें 1,05,000 आंसर आ रहा था। दिस अकाउंट इज नॉट क्लोज, कौन सा अकाउंट क्लोज नहीं होता, देखें
एसिड लायबिलिटी कैपिटल के अकाउंट क्लोज नहीं होते, रेवेन्यू एक्सपेंस ड्राइंग के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। कौन सा अकाउंट क्लोज नहीं होता? सेल्स रेवेन्यू है, क्लोज हो जाता है। सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, क्लोज हो जाता है। रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, क्लोज हो जाता है। कैश एसिड है, ये क्लोज नहीं होता। सही। 60 मर्चेंडाइज शोन इन ट्रायल बैलेंस पोस्ट क्लोजिंग। अब देखें, गौर से सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो हमारी मर्चेंडाइज है ना, उसका एक मामला है कि मर्चेंडाइज ओपनिंग और एंडिंग, ये दो मर्चेंडाइज होती है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। गौर से सुन लें, अगर इन्वेंट्री यहाँ होती है ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आती है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के शुरू में, और एंडिंग इन्वेंट्री लेस होती है। यहाँ पर दोनों इन्वेंट्री रहती है। इसके अलावा जो क्लोजिंग एंट्री होती है, उसमें भी दोनों आती है। एक इस एंट्री में एंडिंग आती है, इस एंट्री में ओपनिंग आती है। अगर ओपनिंग होती तो यहाँ आती है। यानी इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती है और एंडिंग इन्वेंट्री भी आती है। इसके अलावा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। जबकि क्लोजिंग एंट्री के बाद जो हमारे पास चीजें बन रही है, मतलब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, इसमें एंडिंग इन्वेंट्री आती है, ओपनिंग नहीं आती। इसके अलावा बैलेंस शीट में एंडिंग आती है, ओपनिंग नहीं आती, एंडिंग इन्वेंट्री आती है। इसके अलावा हमारे पास ओपनिंग एंट्री में एंडिंग इन्वेंट्री आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आती। मतलब वो एंडिंग अगले साल की ओपनिंग बन जाती है, लेकिन होती तो इस साल की एंडिंग है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? देखिए ये हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट से पहले ये रहा, इसमें एंडिंग इन्वेंट्री आती है। ये वाला याद कर लीजिएगा चीजें कहां पर कौन कौन सी आती है। तो कौन सी आती है पोस्ट क्लोजिंग में? मर्चेंडाइज अनसोल्ड एट द ईयर, मतलब ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। मर्चेंट रिटर्न टू सप्लायर, ओपनिंग मर्चेंडाइज, ये बाकी इररेलेवेंट हो गए। वो जो मैंने आपको बताया ना, वो आप याद कर लें। क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ कहाँ आती है। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी आती है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। इसके अलावा ओपनिंग इन्वेंट्री, बल्कि मैं नीचे लिख देता हूँ कहाँ कहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। सही, 2 मिनट। ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ कहाँ आती है? एक आती है हमारी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में भी आती है, नॉर्मल वाले में। इसके अलावा हमारे पास आती है ये इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा आती है क्लोजिंग एंट्रीज। बस। जबकि एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ कहाँ आती है? ये पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एंडिंग इन्वेंट्री हमारी आती है इनकम स्टेटमेंट में, क्लोजिंग एंट्रीज में। इसके अलावा ये आती है हमारे पास पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी आती है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट में भी आती है और ओपनिंग एंट्रीज में भी आती है। तो ये आपका हो गया सारा मामला। ये आप याद कर लें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। हाँ, परप्यूशल की बात नहीं कर रहा हूँ। परप्यूशल का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने किसका बताया आपको? पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सही, पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का बताया गया आप। तो आप ये पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के लिहाज से देख लें। ओके। अब अगर परप्यूचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें, यानी जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, वो परप्यूचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है। सही है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो उसके अंदर फिर ओपनिंग इन्वेंट्री होती ही नहीं है हमारे पास। सही है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती, वो होती क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो एंडिंग इन्वेंट्री फिर हर जगह मौजूद होती है आपकी। सही है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में मौजूद है ना, तो फिर हमारे पास जैसे ट्रायल बैलेंस हो, या इनकम स्टेटमेंट हो, या बैलेंस शीट हो, इन तमाम चीजों में जो इन्वेंट्री होती है ना, वो जाती ही एंडिंग। पहली बात है, इनकम स्टेटमेंट में जाती नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला हुआ होता है। तो इनकम स्टेटमेंट में कोई नहीं होती है। जैसे ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री है वो एंडिंग है। पोस्ट क्लोजिंग में बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्वेंट्री में ओपनिंग एंट्रीज और बैलेंस शीट, इन सब के अंदर जो है
यही इन्वेंट्री जाती है। एसएससी ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ओपनिंग एंट्री और बैलेंस शीट तो ये दोबारा आ गई, इनको दोबारा से हटा। तो मतलब इनकम स्टेटमेंट जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, इनकम स्टेटमेंट क्लोजिंग छोड़ दें आप, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर इन 4 जगहों पे जो इन्वेंट्री है वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है, बस बाकी जगहों पे इन्वेंट्री नहीं जाती। और अगर पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, यानी ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इधर होती है और एंडिंग इन्वेंट्री इधर होती है। सही। तो इसने हमसे पूछा था कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाती है, तो ये नॉर्मली ना पेरियोडिक का ही पूछते हैं, मतलब नॉर्मली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो इस लिहाज से ही पूछेगा, तो आप इसी लिहाज से आंसर देंगे। तो उसने हमसे क्या पूछा कि पोस्ट क्लोजिंग में कौन सी जाती है, तो हम गए, हमने बोला पोस्ट क्लोजिंग, ये रहा पोस्ट क्लोजिंग में एंडिंग जाती है। सही है भाई, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ओके, अब हम 20 MCQ तो और कर चुके हैं, अब कितने रह गए हमारे ये टोटल? आई थिंक हमारे ये 80 हैं, बल्कि 84 है। सही है, तो अभी हम 4 और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में करेंगे। सही है बेटा। ओके, 61, सैलरीज पेड 10,000, हमने सैलरीज पे की हुई है 10,000, वर्क पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट इज 1,000, 1,000 से हमने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब 9,000 से सैलरी एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया है। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, 9,000 से आपने कम सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, तो आप मजीद सैलरीज को 9,000 से रिकॉर्ड करें, मतलब सैलरी एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट करें। तो डेबिटेड बाय 9,000, 9,000 से आप मजीद उसको डेबिट कर देंगे, ये चक्कर है। अगर ज्यादा से रिकॉर्ड कर लेते, आप 1 लाख से कर लेते, तो फिर 90,000 से उसे क्रेडिट कर देते। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना क्लोजिंग एंट्री का टॉपिक, सॉरी जैसे करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक, तो मजीद डेबिट कर लेंगे आप इसको। दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट आइटम, इनमें से कौन सा बैलेंस शीट आइटम नहीं है? तो देखिए, अनएंड फी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आती है। बिल रिसीवेबल एसिड है, बैलेंस शीट में आता है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसिड है, बैलेंस शीट में आता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये बैलेंस शीट में नहीं आता, क्योंकि ये एक्सपेंस का टाइटल है, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आता है। दिस अकाउंट इज शोन इन द इनकम स्टेटमेंट, इनमें से इनकम स्टेटमेंट का बताना है। तो देखिए, अनएंड रैंड लायबिलिटी है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, बैलेंस शीट में आती है। प्रीपेड एसिड है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, बैलेंस शीट में आता है। रेंट पेबल लायबिलिटी है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, बैलेंस शीट में आता है। रेंट इनकम जो है ना, ये हमारी रेवेन्यू है, और ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में आता है। लास्ट एमसीक्यू कर रहे हैं अभी का, व्हेन कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट फॉलोइंग अकाउंट इज इररेलेवेंट। अब देखें, ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त हमें इनकम स्टेटमेंट को ग्रॉस प्रॉफिट तक लेके जाना है। ये देखें, ये आपका इनकम स्टेटमेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट तक कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं देख रहे हैं आप। इनमें से कौन, अगर कोई अकाउंट, एक ओपनिंग इन्वेंट्री भी आता है इसमें, वो यहाँ मेंशन नहीं होगा, इनमें से कौन सा अकाउंट नहीं है नीचे, वो ये पूछ रहा है। while calculating gross profit following account is irrelevant। अब हमें वो अकाउंट बताना है इन चारों में से जो कि रेवेन्यू से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक ना हो। तो देखिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन देखें आप, ये ट्रांसपोर्टेशन इन आपको यहाँ नजर आएगा, कहाँ गया ये फ्रेड इन, ट्रांसपोर्टेशन नजर आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट से पहले नजर आ रहा है। इसके अलावा डिलीवरी सेल्स, सेल्स देखें आपको नजर आ रही है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट से पहले। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आपको नजर आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट से पहले। तो एक ही आइटम बच गया डिलीवरी एक्सपेंस। देखिए, डिलीवरी एक्सपेंस, एक्सपेंस जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। यहाँ पे डिलीवरी एक्सपेंस, मर्चेंडाइज को बेचते वक्त हम कस्टमर को जब गुड्स डिलीवर करते हैं उसके घर तक, उसकी डेस्टिनेशन तक, तो वो क्या कहलाता है? डिलीवरी एक्सपेंस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से पहले नहीं आता, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है। सही, ओके, यहाँ तक हम लोग इसको रखते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बढ़ाएंगे इस एमसीक्यूज के अंदर। कोई भी सवाल हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये एमसीक्यूज बड़े टेक्निकल हैं, तो इसको लाजमी आप देखें, और इसको कोई भी क्वेश्चन इससे रेलेवेंट आप लाजमी पूछें, ताकि आप पेपर में इसको अच्छा परफॉर्म कर सकें। अल्लाह हाफिज़।